उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का एक छोटे से गांव का रहने वाला लगभग 19 साल का लड़का जो बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की मेहनत करता था। कभी वह फोटोग्राफी का काम करता, कभी छोटे मोटे मजदूरी का काम ढूंढता और कभी अपने घर के आसपास इधर उधर काम की तलाश में निकल जाता। उसका जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा किसी बड़े अवसर की झलक रहती थी, क्योंकि वह जानता था कि मेहनत और सही मौके के साथ वह कुछ बड़ा कर सकता है। इस लड़के का नाम राकेश होता है, यानी राकेश बघेल होता है, और उसकी जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थिति आई थी जब उसने खुद को असहाय और मजबूर महसूस किया। लेकिन हर बार वह अपने धैर्य और सोच समझे परिस्थितियों से निपटता रहा। एक दिन किसी काम से हलवाई के घर जाने की जरूरत पड़ी। हलवाई का नाम देवीराम था, जो कि अपने घर में यानी गांव में हलवाई के काम से मशहूर था। कभी कभी मिठाई बनाता था और कभी कभी कचौड़ी और समोसा, और अपने छोटे से दुकान के जरिए परिवार का गुजारा करता। राकेश हलवाई के घर गया, उसके मन में किसी प्रकार का डर या संकोच नहीं था। वह बस अपने काम के लिए गया था, लेकिन जैसे ही वह दुकान के पास पहुंचा और हलवाई को आवाज देने लगा, तब उसे एहसास हुआ कि घर में कोई मौजूद नहीं है। राकेश ने आवाज लगाते हुए घर के हर कोने की जांच को अचानक यानी उसकी नजर बाथरूम की तरफ गई, जहां से हलवाई की बेटी की आवाज जो आ रही थी। उस पर राकेश का दिमाग भ्रमित हो गया। उसने तुरंत यह समझ लिया कि बाथरूम में जो लड़की नहा रही है वह लड़की हलवाई की बेटी है। उसके मन में एक अजीब तरह की सोच आई और उसने बिना किसी संकोच ने अपना मोबाइल निकाल लिया और नहाती हुई लड़की की वीडियो और तस्वीर लेना शुरू कर दिया। इस बात का ख्याल किए बिना यह कि अपराध है और किसी की निजता का उल्लंघन है, लड़की को इस बात की भनक नहीं लगी और राकेश ने मौका पाकर सारी चीजें अपने फोन के कैमरे में कैद कर ली। इसके बाद जब लड़की बाथरूम से बाहर आई और उसके साथ बातचीत होने लगी, तो राकेश ने खुद को सामान्य बनाकर यानी बातचीत की, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे डर और लालच की भावना बढ़ने लगी। समय बीतता गया और राकेश को दोबारा मौका मिला। तब उसने अपनी चालाकी बढ़ाई, लड़की के सामने कह कर डर और दबाव बनाने लगा कि उसने उसकी तस्वीर और वीडियो देख ली है, मैंने देख लिए। लड़की और ड्रम से सहम गई, हाथ जोड़कर और अपने पैर को जोड़कर प्रार्थना करने लगी। लगातार कोशिश कर रही थी कि राकेश को समझा सके वह गलत कह रहा है, लेकिन राकेश ने उसकी बात नहीं मानी और धीरे धीरे अपने लालच और इच्छाओं की मजबूत यानी उससे पैसे की मांग करने लगा। लड़की के पास इतनी मोटी रकम नहीं थी, फिर भी वह राकेश के डर और ब्लैकमेल के कारण खाने पीने तक से परहेज करने लगी। उसकी नींद हराम हो गई, मानसिक तनाव में रहने लगी। कुछ समय बाद उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसे पता है पिता ने यह स्थिति देखी और बेटी से लगातार पूछते रहे कि आखिर क्या हुआ। तब लड़की ने अपने पिता को सारी कहानी बताई। पिता को यह सुनकर गुस्सा और आघात हुआ और उसे सोचा कि ऐसी स्थिति में केवल पुलिस या कानूनी तरीके से न्याय प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए उसने अपनी बेटी की इज्जत बचाने और अपराध का बदला लेने का फैसला किया। जब पिता ने अपनी बेटी की परेशानी और मानसिक त्रासदी को देखा, तो उसने ठान लिया कि इस मामले को किसी भी कीमत पर हल किया जाएगा, क्योंकि उसकी बेटी की इज्जत और परिवार की शांति उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। और वह समझ गया कि अगर कानून और पुलिस की सहायता लेने में देरी होती रही, तो अपराधी राकेश फिर भी यह पकड़ में नहीं आएगा और उसकी बेटी के साथ यानी इस अपराध का असर हमेशा रहेगा। इस सोच के साथ पिता ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों से संपर्क किया, जिनकी सामाजिक स्थिति मजबूत थी और जो पुलिस या प्रशासन पर प्रभाव डाल सकते थे, ताकि उसे उचित मार्गदर्शन और मदद मिल सके। पिता ने विशेष रूप से स्थानीय नेताओं, प्रभावशाली व्यक्तियों और समुदाय के लोगों से चर्चा की और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया कि यह समझते हुए कि उसकी बेटी मानसिक रूप से टूट चुकी है और उसका भविष्य खतरा में है। इन प्रयासों के बावजूद पुलिस ने शुरुआती चरणों में इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और सिर्फ मामूली पूछताछ की, जिससे पिता को महसूस हुआ कि कहानी कार्रवाई में समय बहुत लंबा लगेगा और अपराधी बच सकता है। इस पूरे तनाव और गुस्से में पिता ने तय कर लिया कि वह खुद ही योजना बताएगा, ताकि अपराधी को उसके लिए परिणाम यानी भुगतना पड़े। और आखिर पिता ने पहले ही सभी परिस्थितियों का विश्लेषण किया और सोचा कि राकेश को अकेला और कमजोर स्थिति में पकड़ना सबसे आसान होगा। 18 फरवरी 2024 की रात को राकेश को फंसाने के लिए पिता ने मैसेज और संकेतों के माध्यम से उसे अपने घर की दुकान पर बुलाया, यह जानते हुए कि समुदाय पर कोई अन्य व्यक्ति मौजूदगी नहीं हुआ। राकेश पूरी तरह से अकेला हुआ, जो कि राकेश दुकान पर पहुंचा। पिता ने अपनी योजना के अनुसार लोहे को, तार और मफलर का उपयोग किया और इतनी ताकत और चालाकी से यानी राकेश के गले को दबाया और उसके प्राण धीरे धीरे समाप्त हो गए। राकेश की मौत के बाद पिता ने तुरंत ये सोचना शुरू किया कि लाश को कहाँ और कैसे ठिकाना लगाया जाए, ताकि किसी को पहचान ना हो और कोई पुलिस जांच में बाधा न बने। पिता ने अपने भतीजी की नित्या किशोर से संपर्क किया और सारी स्थिति बताई। उसे भी योजना में शामिल किया कि कैसे नीले रंग के ड्रम का इस्तेमाल करके लाश को सुरक्षित रूप से खेत में ले जाया जाए।
उन्हें लोडर का इंतजाम किया ताकि लाश को स्थानांतरित करके आसानी हो और उसे खेत में स्थापित ड्रम में डालकर उन्हें अन्य ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल करके पूरी तरह जलाया जा सके। पिता और भतीजा ने अपने चारों ओर सतर्क रखी और सुनिश्चित किया कि आसपास कोई नहीं देख रहा था और उन्हें सारी सावधानी बरती ताकि कोई संदिग्ध न बने। लाश को ड्रम में डालकर ज्वलनशील पदार्थ छिड़कने और आग लगाने के बाद उन्होंने छिपकर पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित करते हुए कि लाश पूरी तरह जल जाए और कोई पहचान न बचे। उस दौरान उनका मानसिक तनाव और चिंता भी चरम पर थी, क्योंकि उन्होंने जानते थे कि अगर किसी ने देखा या समझ लिया तो यह पूरी योजना विफल हो सकती है। इस पूरी रात में पिता ने अपनी बेटी की सुरक्षा और न्याय के लिए अपनी विवेक, साहस और धैर्य का प्रयोग किया और हर छोटे से छोटे कदम को सावधानी पूर्वक अंजाम दिया, जिससे कि अंततः लाश पूरी तरह जल जाए और अपराध का कोई ठोस सबूत न बचे। इसके बाद पिता ने समाज, स्थानीय लोगों और पुलिस को भी सही तरीके से गुमराह करने की रणनीति बनाई ताकि किसी को शक न हो और पूरे मामले में उसे पकड़ने में यानी देरी हो। और उन्होंने अपने आसपास के नेटवर्क और संपर्कों का उपयोग किया और हर संभावित चुनौती के लिए तैयार रहे, जिससे कि पुलिस की नजर उनके ऊपर कम से कम पड़े और अपराधी यानी पहुंच पहचान छुपे रहे। इस पूरी योजना को क्रियान्वयन के दौरान पिता ने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी दिखाया कि जब किसी की बेटी या परिवार की इज्जत खतरे में हो तो इंसान अपने आत्मनिर्भर सोच और विवेक के बल पर कोई भी कदम उठा सकता है। जैसे ही राकेश की लाश नीले ड्रम में जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेने की दिशा में कदम बढ़ाया और पूरे इलाके में दल बदल कर सर्च अभियान चलाया, जिससे डॉग सपोर्ट, सीसीटीवी कैमरे, आसपास के गांव के लोग और पुलिस के विशेष निरीक्षक शामिल थे और उन्हें हर संभव स्रोत की जानकारी जुटाने की कोशिश की कि राकेश किस दिशा में गया, उसका अंतिम समय की लोकेशन क्या थी और उसके आसपास कौन लोग मौजूद थे। इस दौरान पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैट का गहन अध्ययन किया। जैसे यह पता चला कि 18 फरवरी 2024 की रात को राकेश ने किसी स्थानीय व्यक्ति यानी देवीराम के साथ बातचीत की और इसी चैट ने पुलिस की नींद खोल दी, क्योंकि यह पहली ठोस कड़ी थी जो सीधे अपराधी की ओर इशारा कर रही थी। पुलिस ने इसके बाद मोबाइल सीडीआर और जीपीएस लोकेशन की जांच की, जैसे यह निष्कर्ष निकला कि राकेश की अंतिम लोकेशन देवीराम के घर और उसके आसपास ही थी और उन्होंने पाया कि देवीराम ने अपने भतीजे नित्या किशोर के साथ मिलकर नीले ड्रम में लाश रखने और जला देने की पूरी योजना बनाई थी। इसके बाद पुलिस ने आसपास के गांव को और सीसीटीवी और जो कैमरे फुटेज की बारीकी से जांच शुरू की, तो पता लगा कि किस समय और कौन-कौन व्यक्ति रात देवीराम की दुकान और आसपास के क्षेत्र में मौजूद थे। जिससे यह स्पष्ट हुआ कि इस हत्याकांड में केवल देवीराम और उसके परिवार के एक सदस्य की जो संलिप्तता थी और बाकी लोग मामूली गवाह या प्रत्यक्षदर्शी थे। पुलिस ने फिर डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया और राकेश के माता-पिता से डीएनए सैंपल लिया और नतीजे में यह पुष्टि हुई कि जलती हुई लाश वास्तव में राकेश की ही थी, जिससे पुलिस को अपराध यानी साबित करने के लिए ठोस सबूत मिल गए। इसके बाद पुलिस ने देवीराम को हिरासत में लिया और उसे शुरुआत पूछताछ के दौरान धीरे धीरे मानसिक दबाव और रणनीति के माध्यम से बेनकाब किया, क्योंकि देवीराम ने शुरू में हर सवाल का जवाब चालाकी से दिया और अपनी पढ़ाई और अनुभव को इस्तेमाल कर अधिकारियों को भ्रमित करने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने सभी सबूत, सोशल मीडिया चैट, जीपीएस लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और डीएनए उसके सामने रख दिए, तो उसकी धीरे धीरे अपराध स्वीकार करना शुरू किया और बताया कि उसने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए यह योजना बनाई थी। राकेश को अकेला और कमजोर स्थिति में लाकर मारा और फिर लाश को जलाकर नष्ट कर दिया और उसने यह भी स्पष्ट किया कि उसने किसी पूरे अपराध को इतनी सावधानी और बुद्धिमत्ता के साथ अंजाम दिया कि शुरुआती महीनों में किसी को अंदाज नहीं हो पाया और पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस चालाकी के सामने चकित रह गए, क्योंकि यह ऐसा था जैसे किसी फिल्म या दृश्यम जैसी कहानी का वास्तविक जीवन में जो रूपांतरित हुआ। पुलिस ने इसके बाद सभी तथ्य और अपराध के तरीके को रिकॉर्ड किया और आरोपी देवीराम के खिलाफ चार्जशीट तैयार की, जिसमें हत्या, ब्लैकमेल, मानसिक उत्पीड़न और लाश नष्ट करने जैसी धाराओं को शामिल किया गया और अदालत में पेश किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि न्याय का मार्ग पूरी तरह से तय हो और आरोपी सलाखों के पीछे अपने किए किए वो जो परिणाम को भुगतने लगे। इस दौरान पिता लाल सिंह ने भी लगातार कोर्ट और पुलिस के संपर्क में रहकर सुनिश्चित किया कि उसकी मेहनत और दुख के बावजूद उसकी बेटी के भविष्य और न्याय की प्रक्रिया को कोई बाधा न पहुंचाए और उसने अपने अनुभव, साहस और सत्कर्ता का इस्तेमाल किया और यह सुनिश्चित किया कि न केवल अपराधी को सजा मिले बल्कि परिवार के अन्य सदस्य और समाज को भी इस घटना को जागरूक रहे और सावधान रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित किया कि सही सबूत, सही तकनीकी जांच, सोशल मीडिया विश्लेषण
और डीएनए जांच के माध्यम से किसी भी जटिल अपराध को सुलझाया जा सकता है। और किसी भी अपराधी की चालाकी चाहे कितनी भी क्यों न हो, अगर कानून और जांच पूरी ईमानदारी और सतर्कता से लागू किया जाए तो अपराधी को बचना मुश्किल हो जाता है। और इस मामले ने पुलिस, समाज और न्यायपालिका को भी यह सिखाया कि अपराध की गहराई और उसके पर्दाफाश की प्रक्रिया में धैर्य, तकनीकी कौशल और मानव बुद्धिमत्ता का मिश्रण कितना महत्वपूर्ण होता है, जिसे अतः न केवल न्याय सुनिश्चित होता है बल्कि परिवार और पीड़ितों को भी मानसिक शांति मिलती है। और पूरे इलाके में यह संदेश गया कि कानून की नजर से कोई अपराध अछूता नहीं रह सकता। जैसे ही पुलिस ने आरोपी देवीराम को हिरासत में लेकर सारी जांच पड़ताल पूरी कर ली और उसके खिलाफ ठोस सबूतों के साथ चार्जशीट तैयार की, मामला अदालत में पेश किया गया और कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें अदालत ने मामले को गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सुनवाई की प्रक्रिया को विशेष रूप से तेज और संवेदनशील बनाते हुए सभी पक्षों की दलील सुनी। अदालत में राकेश के पिता लाल सिंह और परिवार के सदस्य उपस्थित थे, जो न्याय के प्रति अपने उम्मीद और विश्वास के साथ पूरे समय उपस्थित रहे। और इस दौरान अदालत में पेश किए गए सबूतों में पुलिस की जांच रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, सोशल मीडिया चैट, मोबाइल सीडीआर, जीपीएस लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान शामिल थे। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि देवीराम ने न केवल राकेश की हत्या की थी बल्कि अपनी बेटी की इज्जत को बचाने के बहाने एक जटिल योजना बनाई थी, जिसमें अपने भतीजे और नील ड्रम का इस्तेमाल कर लाश को जलाकर नष्ट करने का प्रयास किया। और अदालत ने यह भी उल्लेख किया गया कि प्रारंभिक महीनों में पुलिसों को भ्रमित करने की उसकी चालाकी के बावजूद तकनीकी सबूत और सावधानी पूर्वक जांच ने उसे बेनकाब कर दिया। अदालत ने आरोप से उसके अपराध के बारे में पूछताछ की और उसे अपनी गलती स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। और इस दौरान समाज के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें कुछ लोग बाप की हिम्मत और बेटी की रक्षा के लिए उठाए गए कदम की सराहना कर रहे थे, जबकि कुछ लोग पुलिस की लापरवाही और सिस्टम की धीमी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे। और इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे इलाके में यह संदेश फैलाया कि अपराध चाहे कितना ही चालाकी से किया जाए, अगर सबूत, तकनीकी जांच और कानून प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और सतर्कता से अपनाई जाए, अवश्य सुनिश्चित किया जा सकता है। अदालत में सुनवाई के दौरान राकेश ने परिवार ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, जिसमें उनके गुस्से, दुख, निराश और न्याय की उम्मीद का मिश्रण था। और उन्होंने यह भी बताया कि अगर पुलिस प्रारंभ में गंभीरता से कार्य करती तो शायद उनकी यह पीड़ा इतनी लंबी अवधि तक नहीं चलती। और अदालत ने इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश दिया, जिसमें हत्या, ब्लैकमेल, मानसिक उत्पीड़न और लाश को नष्ट करने जैसी धाराओं को शामिल किया गया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी अपराधी को उसकी चालाकी, स्थिति या समाज में प्रतिष्ठा के आधार पर बचाने नहीं दिया जाएगा और न्याय की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सख्ती से लागू किया जाएगा, जिससे समाज में विश्वास बन सके और कानून का पालन हर किसी के लिए अनिवार्य है। इस दौरान मीडिया और सोशल मीडिया पर इस केस ने व्यापक चर्चा यानी उत्पन्न की और लोगों ने पुलिस, न्यायपालिका और परिवार की सतर्कता की प्रशंसा की। साथ ही यह भी कहा गया कि इस घटना ने समाज को यह चेतावनी दी थी कि बच्चों और युवाओं की सुरक्षा परिवार की जिम्मेदारी और पुलिस की सक्रियता कितनी महत्वपूर्ण होती है। अदालत ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा और यह सुनिश्चित किया कि उसके खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से लागू की जाए। और उस पूरे केस ने यह साबित किया कि तकनीकी जो जांच, सोशल मीडिया विश्लेषण, डीएनए परीक्षण, गवाहों के बयान और सबूतों को बारीकी से पड़ताल करने की किसी भी जटिल अपराध को सुलझाया जा सकता है। और इसके साथ यह भी स्पष्ट हुआ कि अगर पुलिस प्रांगण से ही गंभीर और सतर्कता होती यानी सतर्क होती तो परिवार और समाज का पीड़ा कम होती। और इस पूरे घटनाक्रम में न्यायपालिका, पुलिस और समाज को यह सिखाया कि अपराध की गहराई चाहे कितनी भी क्यों न हो, अगर सही समय पर सही सबूत जुटाए जाए तो कोई अपराधी बच नहीं सकता। इस दौरान लाल सिंह और उसके परिवार ने अपनी मानसिक स्थिति और भावनाओं को नियंत्रित करते हुए न्याय की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई और अदालत में पेश होकर यह सुनिश्चित किया कि उनकी बेटी और परिवार को अन्य सदस्य सुरक्षित रहे और आरोपी को सजा मिले। और इस कहानी ने पूरे इलाके और समाज को यह संदेश दिया कि किसी भी अपराधी की चालाकी और परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, कानून और न्याय की प्रक्रिया हमेशा मजबूत और सतर्क रहनी चाहिए और समाज में सुरक्षा और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधों की रोकथाम की जा सके और पीड़ितों को न्याय और मानसिक शांति मिल सके। अदालत ने सभी साक्ष्य, सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जिससे इस राकेश के परिवार को न्याय मिला और पूरे इलाके में यह घटना एक चेतावनी और उदाहरण के रूप में दर्ज होगी। अपराध चाहे कितना भी कठोर हो, कितना भी जटिल हो, चालाकी से किया जाए, अगर जांच और कानून प्रक्रिया पूरी सतर्कता और ईमानदारी से अपनाई जाए तो कोई अपराधी बच नहीं सकता। और यह कहानी समाज, पुलिस और न्यायपालिका के लिए सीख बन गई कि तकनीकी जांच, सबूतों की बारीकी और कानूनी प्रक्रिया का सही उपयोग करके किसी भी अपराध को सुलझाया जा सकता है। और यही कारण है कि राकेश के परिवार को आखिरकार न्याय मिला
और आरोपी सलाखों के पीछे अपनी सजा भुगतने लगा और उस पूरे घटनाक्रम ने समाज में सुरक्षा, न्याय और जिम्मेदारी की भावनाओं को मजबूत किया। यह जो घटना है, जो घटनाक्रम हुआ है, इसका सुनाने का उद्देश्य हमारे किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी थोड़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं सभी को या किसी समाज को या किसी अन्य गैर सदस्यों को मेरी तरफ से जो भी इसमें किसी को ठेस पहुंची है उसके लिए माफी चाहता हूँ और समाज को हमें जागरूक करने के लिए वीडियो आपके सामने अपलोड की। जय हिंद, जय भारत।